हेलो माय फिजियो फैम। तो एज यू ऑल नो कि आज का हमारा टॉपिक है बेड रेस्ट नेसेसिटी एंड कॉम्प्लिकेशंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट इज़ अ मीन ऑफ रिलैक्सेशन एंड एम्प्लाइज फ्रीडम फ्रॉम इमोशनल टेंशन एज वेल एज फिजिकल डिस्कम्फर्ट. Discomfort can arise from stimuli of both psychological and physical origin. रेस्ट और स्लीप में बहुत डिफरेंस होता है. रेस्ट क्या होता है? जब हम एक मीन्स ऑफ रिलैक्सेशन होता है, जब हम रिलैक्स होने के लिए जो चीज़ करते हैं वो रेस्ट होता है, और ये हमें फ्रीडम देता है इमोशनल टेंशन से और फिज़िकल डिस्कम्फर्ट से. डिस्कम्फर्ट हमें साइकोलॉजिकल भी हो सकता है और फिज़िकल ओरिजिन से भी हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं, हमें एग्ज़ाम का स्ट्रेस है या किसी भी चीज़ का स्ट्रेस है, तो हम स्ट्रेस के साथ सो रहे हैं तो वो स्लीप होता है. लेकिन अगर हम उस स्ट्रेस से फ्री होके सो रहे हैं तो वो रेस्ट होता है. अब स्लीप क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ डिक्रीज मेंटल अलर्टनेस एंड लेसन फिजिकल एक्टिविटी विच इज़ पार्ट ऑफ रिदमिकल डेली पैटर्न ऑफ लिविंग क्रीचर. अब स्लीप में क्या होता है कि एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम हमारे मेंटल अलर्टनेस को डिक्रीज़ कर देते हैं, फिजिकल एक्टिविटी को मिनिमल यानी नेगलेक्ट कर लाइक ख़त्म कर देते हैं या लेसन कर देते हैं, और ये हमारी डेली पैटर्न का एक पार्ट होता है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम जब सोते हैं तब हमारा जो माइंड होता है, जो हमारा जो मेंटल स्टेट होती है, वो एकदम डिक्रीज़ हो जाती है और हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी उस वक्त नहीं कर रहे होते हैं, और ये हमारा डेली रूटीन का एक पैटर्न है, एक वर्क है. तो आप आई होप आपको रेस्ट और स्लीप के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा. अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है गोल्स ऑफ बेड रेस्ट. अब हम बेड रेस्ट करते क्यों हैं? फर्स्ट, टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड स्लीप, ताकि हमें नींद आए और हमें कंफर्ट मिले. टू इंश्योर पेशेंट हैव रेस्ट, और हम ये इंश्योर करते हैं कि पेशेंट को रेस्ट मिले, यानी जो स्ट्रेस है उससे वो रिलीफ हो सके, रिलैक्स हो सके. टू असिस्ट द पेशेंट टू ऑब्टेन एडुकेट अमाउंट ऑफ स्लीप, और हम बेड रेस्ट इसलिए हम उनको रिकमेंड करते हैं ताकि वो एक अच्छे अमाउंट की स्लीप जो है वो ले सके, एंड टू मीट हिज रिक्वायरमेंट, और उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके. अब है कॉम्प्लिकेशन ऑफ बेड रेस्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट ऑफ बेड रेस्ट. अब ये एग्ज़ाम का बहुत ही मेन टॉपिक है और मोस्टली आता है. तो हम अगर प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट करते हैं, मतलब फॉर 2 मंथ 3 मंथ, तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. तो सबसे पहले मस्कुलोस्केलेटल कॉम्प्लिकेशंस आता है, मतलब जो हमारी मसल स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है. डिसयूज एट्रोपी हो जाती है, यानी हमारी जो मसल होती है वो घस जाती है. मसल एट्रोपी बिगिनस आफ्टर 1 डे ऑफ इमोबिलाइजेशन. अगर हम एक दिन पूरा यानी 24/7 बेड पे रहें तो हमारी मसल एट्रोपी स्टार्ट हो जाती है. 1 to 3% पर डे मसल एट्रोपी होती है. मसल में लूज हाफ ऑफ देयर बल्क आफ्टर 2 months, एंड 2 महीनों के अंदर मसल अपना बल्क जो है वो खो देती है. फिर आता है बोन्स. बोन्स में क्या होता है? इंक्रीज बोन रीअब्जॉर्प्शन यानी ऑस्टियोपोरोसिस. जो बोन है वो अपनी कैल्शियम जो मिनरल है उसको खोने लग जाती है. रिस्क ऑफ फ्रैक्चर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बोन कमज़ोर हो जाती है तो आराम जो है इजीली फ्रैक्चर हो जाती है. डॉर्सल किफोसिस यानी बोन्स जो है वो मुड़ने लग जाती है. क्रोनिक बैक पेन, 1% लॉस ऑफ वर्टिब्रल मिनरल कंटेंट पर वीक. हर हफ्ते 1% वर्टिब्रल मिनरल जो है वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहने लग जाता है. फिर आते हैं जॉइंट्स. जॉइंट में सबसे पहले आता है कार्टिलेज डीजनरेशन. कार्टिलेज जो है डीजनरेट होने लग जाता है. कॉन्ट्रैक्चर, कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इंक्लूडिंग स्पास्टिसिटी, इम्प्रॉपर बेड पोजिशनिंग. कॉन्ट्रैक्चर्स होने लग जाते हैं, और अगर हमारी बेड पोजिशनिंग इम्प्रॉपर है, यानी हम सही तरीके से नहीं सो रहे हैं, तो हमारी जो मसल्स होती है वो स्टिफ हो जाती है. जॉइंट स्टिफनेस एंड पेन, जो जॉइंट होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, यानी वो उनकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाते हैं और पेन होता है. फिर आता है सीवीएस यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम होती है? इंक्रीज इन हार्ट रेट. हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है. हर 2 दिन में 1 हार्ट बीट पर मिनट जो है इंक्रीज हो जाती है. ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, बीपी डिक्रीज हो जाती है. अगर 3 हफ्ते तक हम बेड पे हैं, बेड रेस्ट पे हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो सारा लोअर लिम्ब में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है.
थ्रोम्बस फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट इन वेन ड्यू टू वीनस स्टेटिस, इंक्रीज कोआगुलेटिव डीवीटी। क्या होता है कि जब हम प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट में होते हैं तो हमारी वेन्स में जो है क्लॉटिंग होने लग जाती है ब्लड की, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड की जो कोआगुलिटी होती है वो बढ़ जाती है, और डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी एक गांठ की तरह एक क्लॉट बन जाता है हमारे वेन्स में। फिर आता है पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस, यानी लंग्स में, रिस्पिरेशन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ पल्मोनरी मसल, जो हमारी पल्मोनरी मसल्स होती हैं, हमारी लंग्स के आसपास वाली जो मसल्स होती हैं जो हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज़ होने लग जाती है। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट टू कंपनसेट डिक्रीज इन टाइडल वॉल्यूम। क्या होता है कि जब रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और टाइडल वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ हो जाती है। डिक्रीज एबिलिटी टू क्लियर सिक्रेशन, जो हमारा सिक्रेशन क्लियर करने की जो एबिलिटी होती है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। फिर मेंटल कंडीशंस, अब हमारे प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट की वजह से हमारे मेंटल कंडीशंस भी बहुत अफेक्ट होते हैं, जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ जाता है। हमारी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी की जो फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, हमारे काम करने का मन नहीं करता है, हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हम सुबह भी सो रहे होते हैं, रात में भी सो रहे होते हैं, फिर कुछ टाइम बाद हमें रात में नींद नहीं आती है। बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस, मतलब हम ज़्यादा इरिटेटिंग मतलब हो जाते हैं, हम इरिटेशन ज़्यादा होती है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और दूसरे क्या चेंजेस होता है, इंक्रीज़ इन एनोरेक्सिया, यानी हमें भूख नहीं लगती है, क्योंकि हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं तो हमें भूख भी नहीं लगती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने लग जाती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होने लग जाती है, हमें प्रॉपर तरीके से जो है यूरिन हमारी आउट नहीं होती है। फिर लास्ट में आता है स्किन। स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट होता है अगर एक ही पोजीशन में, तो जिसकी वजह से हमारे प्रेशर सोर्स हो जाता है। तो प्रेशर सोर्स जो होता है उसके 4 स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि स्किन जो होती है वो रेड हो जाती है, स्किन एकदम सही होती है पर वहाँ पे थोड़ी रेडनेस आ जाती है। सेकेंड स्टेज होता है वहाँ पे एब्रेशन, ब्लिस्टर, अल्सर जो होते हैं वो आने लग जाते हैं, यानी वहाँ पे फाले जिसे बोलते हैं वो आने लग जाते हैं। स्टेज 3 होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू डैमेज होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो फेशिया तक हमारा ड्रेनेज चला जाता है। फिर हमारा स्टेज 4 में क्या होता है, मसल, बोन, टेंडन, जॉइंट, इन सब में भी डैमेज होने लग जाता है, और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, यानी एक गंदी सी स्मेल के साथ में एक डिस्चार्ज होने लग जाता है। फिर ये एक फ्लो चार्ट है, इसमें लिखा है कि इन एक्टिविटी, जब हम बेड रेस्ट, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पे होते हैं, सबसे पहले रिड्यूस होती है मसल एक्टिविटी, फिर हमारी फंक्शनल कैपेसिटी जो होती है बोन्स की, मसल्स की, वो डिक्रीज़ हो जाती है, फिर हमारा सीवीएस के फंक्शन डिक्रीज़ हो जाता है, फिर हमारी जो बॉडी है वो डी कंडीशन में चली जाती है, जिसकी वजह से इनएक्टिविटी इंक्रीज़ होती है और हमारी डिसेबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। फिर लास्ट में आता है डिस्टर्बेंस ऑफ मिनरल मेटाबॉलिक बैलेंस, यानी नाइट्रोजन, कैल्शियम, सोडियम, इन सब का जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और डिक्रीज़ हो जाता है।